Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम कोई चैप्टर रटने नहीं वाले, बल्कि ज़मीन पर मौजूद अलग-अलग अद्भुत दुनियाओं की एक तरह से सैर करने वाले हैं। बर्फीले टुंड्रा से लेकर भारत के घने जंगलों और तपते रेगिस्तान तक। हम इस्तेमाल कर रहे हैं शंकर आईएएस की पर्यावरण और पारिस्थितिकी की किताब, और साथ में है यूपीएससी के पिछले सालों के प्रश्न पत्र। हमारा मकसद साफ है, सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या है, बल्कि ये समझना कि क्यों है, और यूपीएससी असल में किस गहरी समझ को परखना चाहता है। ये चर्चा आपकी तैयारी को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार करें। आपका छोटा सा योगदान हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल। जब हम कहते हैं स्थलीय यानी ज़मीन का इकोसिस्टम, तो इसे पानी के इकोसिस्टम से अलग क्या बनाता है? आखिर जीवन तो दोनों जगह है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जीवन हर जगह कुछ सीमित करने वाले कारकों से लिमिटिंग फैक्टर्स से जूझता है। लिमिटिंग फैक्टर्स। हाँ, पानी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है सूरज की रोशनी की गहराई तक पहुंच और घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। लेकिन जमीन पर खेल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ बॉस हैं दो चीजें, नमी यानी पानी की मौजूदगी, हाँ, और तापमान। अच्छा। किसी भी जगह पर कैसे पेड़ पौधे होंगे और कैसे जानवर रहेंगे, यह लगभग पूरी तरह से इन दो चीजों पर ही निर्भर करता है। अच्छा, तो पानी और तापमान ही वो 2 मीटर हैं जिनसे हम जमीन के सारे इकोसिस्टम को नाप सकते हैं। ये तो चीजों को काफी सरल बना देता है। तो चलिए इस मीटर के सबसे ठंडे छोर से शुरू करते हैं, टुंड्रा। जब हम टुंड्रा सोचते हैं तो दिमाग में बस बर्फ और ध्रुवीय भालू आते हैं। या पेड़ क्यों नहीं होते? इसका जवाब एक शब्द में है, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट इसका मतलब है स्थायी रूप से जमी हुई जमीन। सतह के कुछ इंच या फुट नीचे मिट्टी साल के 365 दिन पत्थर की तरह जमी रहती है। बड़े पेड़ों को अपनी जड़ें फैलाने के लिए गहरी नरम मिट्टी चाहिए, जो यहाँ है ही नहीं। एक मिनट, तो अगर नीचे सब कुछ जमा हुआ है, तो गर्मियों में जब सतह के बर्फ पिघलती होगी तो वो पानी नीचे जा ही नहीं पाता होगा। पूरा इलाका दलदली हो जाता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। गर्मियों में टुंड्रा एक विशाल दलदली मैदान बन जाता है। इसीलिए यहाँ सिर्फ काई मॉसेस, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां ही उग पाती हैं, जिनकी जड़ें उथली होती हैं। और यहीं से यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक शुरू होता है, अनुकूलन, अडैप्टेशन। हाँ, यहाँ के जानवरों जैसे रेंडियर या ध्रुवीय भालू को देखें। उनके शरीर पर चर्बी की मोटी परत और घने बाल होते हैं, जो उन्हें कड़कड़ाती ठंड से बचाते हैं। यूपीएससी यही पैटर्न पकड़ता है। अच्छा। किसी भी इकोसिस्टम के सीमित कारक क्या हैं और वहां के जीव जंतुओं ने उससे निपटने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। हमें हर बायोम में यही सवाल पूछना है। चलिए अब इस बर्फीले इलाके से नीचे उतरते हैं और भारत की तरफ आते हैं। जब हम हिमालय में ऊंचाई पर होते हैं तो वहां शीतोष्ण या टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। इनकी क्या खासियत है? हिमालय के जंगल असल में यूरोप के जंगलों जैसे लगते हैं। यहाँ आपको चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जैसे ओक और खूबसूरत फूलों वाले रोडोडेंड्रॉन मिलेंगे। ओक और रोडोडेंड्रॉन। हाँ, या फिर 2014 में यूपीएससी ने सीधा सवाल पूछा था कि हिमालय में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, और यही दोनों विकल्प में थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर जाते हैं, ये चौड़ी पत्ती वाले पेड़ खत्म हो जाते हैं और नुकीली पत्ती वाले पेड़ जैसे देवदार और चीड़ शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम शंकुधारी कॉनिफेरस वन कहते हैं। तो यूपीएससी चाहता है कि हम सिर्फ नाम ना रटे, बल्कि ये भी समझें कि कौन से पेड़ किस ऊंचाई और मौसम के मिजाज से जुड़े हैं। ठीक है, अब हिमालय से नीचे उतरकर भारत के विशाल मैदानी इलाकों में आते हैं। यहाँ तो जंगलों का पूरा चरित्र ही बदल जाता होगा। पूरी तरह से। यहाँ आकर सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है मानसून। बारिश की मात्रा। बारिश। हाँ, भारत के जंगलों को समझने का ये सबसे आसान तरीका है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा भारी बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में,
वहां हमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और शायद इसीलिए वहाँ जमीन पर ज्यादा झाड़ियां नहीं उग पाती। एकदम सही। अब यहाँ एक प्रो टिप है जो अक्सर किताबों में नहीं मिलता। इन हरे भरे घने जंगलों को देखकर लगता है कि इनकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी, पर ऐसा नहीं है। नहीं। यहाँ की लेटेराइट मिट्टी मतलब लेटेराइट सॉइल में पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। ये तो बड़ी उल्टी बात है, इतने पेड़ और मिट्टी गरीब। हाँ, क्योंकि सारे पोषक तत्व मिट्टी में नहीं बल्कि पेड़ों और पत्तियों के उस विशाल बायोमास में ही कैद रहते हैं। अच्छा। जैसे ही कोई पत्ता या पेड़ गिरता है, गर्मी और नमी की वजह से बैक्टीरिया और कवक उसे तुरंत सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस खींच लेते हैं। मिट्टी तक कुछ पहुंचता ही नहीं। ये एक बहुत नाजुक चक्र है। वाह, ये तो सच में गहरी जानकारी है। अच्छा, ये तो हुई भारी बारिश वाले इलाकों की बात, पर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तो इतनी बारिश नहीं होती। और इसीलिए भारत के सबसे बड़े हिस्से में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये वो जंगल हैं जो सूखे के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सकें। सागौन यानी टीक और साल इनके सबसे प्रसिद्ध पेड़ हैं। इनका भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। ज्यादातर आबादी इन्हीं जंगलों के आसपास रहती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, मैंने देखा है कि यूपीएससी सीधे जंगलों के प्रकार पर सवाल पूछने के बजाय उन जंगलों में मौजूद नेशनल पार्क और वहां से बहने वाली नदियों पर सवाल दाग देता है, जैसे 2013 का वो सवाल। बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण था। सवाल में कॉर्बेट, काजीरंगा और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के साथ नदियों के जोड़े दिए गए थे और कोई भी जोड़ा सही नहीं था। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कॉर्बेट से गंगा नहीं बल्कि रामगंगा बहती है। काजीरंगा के पास से मानस नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र बहती है। अच्छा। और साइलेंट वैली से कावेरी नहीं बल्कि कुंती पूजा नदी बहती है। इसका सबक साफ है, जब भी किसी जंगल के बारे में पढ़ें तो एटलस खोलकर देखें कि वो भारत के नक्शे पर कहाँ है। हाँ। कौन सा नेशनल पार्क वहां है और कौन सी नदी उसके पास से गुजर रही है। थ्योरी को मैप से जोड़ना ही सफलता की कुंजी है। तो जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां सदाबहार जंगल, जहां मध्यम बारिश होती है वहां पर्णपाती जंगल। लेकिन उन इलाकों का क्या जहां बारिश जंगलों के लिए काफी नहीं पर इतनी कम भी नहीं कि वो रेगिस्तान बन जाए? यहीं से घास के मैदानों यानी ग्रासलैंड्स की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। और भारत के घास के मैदानों की कहानी बहुत दिलचस्प है। दुनिया में ज्यादातर घास के मैदान प्राकृतिक होते हैं, लेकिन भारत में सवाना जैसे घास के मैदान अक्सर मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित? हाँ, मतलब हमने जंगल काटकर घास के मैदान बनाए हैं। हाँ, काफी हद तक। सदियों से चली आ रही स्थानांतरित खेती मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन और पशु चराई, खासकर भेड़ चराई ने जंगलों को दोबारा पनपने नहीं दिया। अच्छा। और वो इलाके घास के मैदानों में तब्दील हो गए। इनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। भारत की विशाल पशुधन आबादी इन्हीं चरागाहों पर निर्भर है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन क्या भारत में कुछ खास तरह के प्राकृतिक घास के मैदान भी हैं? हाँ, ये टॉपिक अक्सर अधूरा सा लगता है। जरूर हैं, और वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों पर मिलने वाले शोला घास के मैदान। शोला ग्रासलैंड्स? हाँ, शोला ग्रासलैंड्स। ये पहाड़ी घाटियों में बसे छोटे छोटे जंगलों के बीच फैले अद्भुत इकोसिस्टम है। इसी तरह गुजरात के कच्छ में बन्नी घास के मैदान यानी बन्नी ग्रासलैंड्स एशिया के सबसे बेहतरीन घास के मैदानों में से एक माने जाते हैं। बन्नी घास के मैदान? जी, ये सिर्फ चरागाह नहीं बल्कि कई दुर्लभ वन्य जीवों का घर भी है। ये जानकारी तो बहुत काम की है। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां पानी और भी कम हो जाता है और हम पहुंचते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट इकोसिस्टम्स में। यहाँ तो जीवन एक जंग की तरह होगा। यहाँ जीवन जंग नहीं बल्कि एक कला है, अनुकूलन की कला। यहाँ के पेड़ पौधों को देखिए, कुछ होते हैं एफेमेरल्स। एफेमेरल्स, ये कैसा नाम हुआ? ये वो पौधे हैं जो मौके पर चौका मारते हैं। जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं, ये रातों रात उगते हैं, फूल खिलाते हैं, बीज बनाते हैं और कुछ ही हफ्तों में अपना जीवन चक्र पूरा करके खत्म हो जाते हैं। अरे वाह! वो अगली बारिश का इंतजार नहीं करते बल्कि अपने बीजों को अगली पीढ़ी के लिए छोड़ जाते हैं। वाह, ये तो प्रकृति का स्टार्टअप कल्चर लग रहा है। फेल फास्ट, सक्सीड फास्टर। और जानवरों का क्या?
वो पानी के बिना कैसे रहते हैं? उनके पास तो और भी अद्भुत तरकीबें हैं। ऊंट के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में कई ऐसे रात्रिचर कृंतक, नॉक्टर्नल रोडेंट्स, मतलब रात में निकलने वाले चूहे जैसे जीव हैं, हाँ, जो अपनी पूरी जिंदगी बिना एक बूंद पानी पिए गुजार देते हैं। बिना पानी पिए ये कैसे संभव है? वो अपने मेटाबॉलिज्म से ही पानी बना लेते हैं, और जो सूखे बीज वो खाते हैं उनसे भी जरूरत भर की नमी सोख लेते हैं। कमाल है। अब यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है जो रेगिस्तान की हमारी समझ को बदल सकता है। थार रेगिस्तान दुनिया के दूसरे गर्म रेगिस्तानों के मुकाबले आबादी के घनत्व में बहुत आगे हैं। यहाँ इंसान और जानवर साथ साथ रहते हैं, जो इसे एक बहुत ही अनोखा सामाजिक पारिस्थितिक तंत्र, मतलब सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है। लेकिन रेगिस्तान फैल भी तो रहे हैं, जिसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन। मुझे तो हमेशा लगता था कि इसका मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज और बढ़ता हुआ सूखा है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सूखा मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है, पर उसका मुख्य कारण नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? मुख्य कारण है मानवीय गतिविधियां, हद से ज्यादा चराई, ओवरग्रेजिंग, अंधाधुंध वनों की कटाई और गलत तरीके से किया गया खनन। जब हम जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत को हटा देते हैं, तो वो जमीन बंजर होने लगती है। भारत इस समस्या को लेकर बहुत गंभीर है और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। इसी के तहत एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो ये है कि हमें इन सभी इकोसिस्टम को अलग अलग खानों में रखकर नहीं देखना चाहिए। ये सब पानी और तापमान के एक ही स्केल पर अलग अलग बिंदु हैं। टुंड्रा जहाँ बेहद ठंडा और सूखा है, वहीं सदाबहार वन बेहद गर्म और नम है। बाकी सब कुछ इन दोनों के बीच में है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अगर एस्पिरेंट्स इस एक फ्रेमवर्क को समझ लें, सीमित कारक और उनके जवाब में विकसित हुए अनुकूलन, तो वो न सिर्फ तथ्यों को बेहतर याद रख पाएंगे, बल्कि उन सवालों के जवाब भी दे पाएंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। सही बात है। यह समझ विकसित करने का खेल है, रटने का नहीं। चलिए, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकें। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन तीव्र हो रहा है, इन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सीमाएं कैसे बदल सकती हैं? क्या हम भविष्य में हिमालय के जंगलों को और ऊंचाई की तरफ खिसकते हुए देखेंगे? क्या टुंड्रा सिकुड़ेगा और रेगिस्तान फैलेंगे? और सबसे जरूरी सवाल, हमारी संरक्षण नीतियां, हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या इन बदलावों के लिए तैयार हैं? एक बेहतरीन और गंभीर सवाल। हमें उम्मीद है कि ये गहरी पड़ताल आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर आप इसी तरह की और भी चर्चाएं चाहते हैं, तो सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP को सब्सक्राइब करना और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.